हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिवाली की छुट्टियों के बाद से हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। और इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत जन संघर्ष और आंदोलन। आज के लेक्चर में उम्मीद है मुझे आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट भी है। आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे नेपाल में लोकतंत्र का जो आंदोलन हुआ, बोलीविया का जल युद्ध, लोकतंत्र और जनसंघर्ष, लामबंदी और संगठन, दबाव समूह और आंदोलन के बारे में। और इन तमाम बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेपाल का जो लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ था उसके बारे में। नेपाल में जो लोकतंत्र की लड़ाई हुई है वह क्या हुआ था। लोकतंत्र की तीसरी लहर के जो देश हैं, जो तीसरा विश्व जहां तक कहा जाता है, उनको एक जहां लोकतंत्र के रूप में 90 का जो दशक था उसमें कायम हुआ था। यहाँ पर नेपाल के राजा ने औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, नेपाल के राजा को बनाया रखा, लेकिन वास्तविक सत्ता जो थी उसका प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में था। लेकिन हुआ क्या, वहां के उस समय जो राजा थे, राजा वीरेंद्र, उनकी हत्या कर दी जाती षड्यंत्र रच के। और नए राजा जो ज्ञानेंद्र थे, उन्होंने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, तैयार नहीं थे वो। 2005 में क्या हुआ, फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया यहाँ पर। और 2006 की जो अप्रैल था, उसमें एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसका लक्ष्य क्या था, शासन की जो बागडोर है यह राजा ज्ञानेंद्र से लेके दोबारा जनता के हाथों में सौंपना। ठीक है, एक लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रही है जनता। एक लोकतंत्र के लोकतांत्रिक तरीकों के लिए जो शासन पद्धति होती है उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। कहीं कुछ राजा जो है लोकतांत्रिक पद्धति के समर्थन में है, तो कुछ राजा ऐसे हुए जो लोकतांत्रिक पद्धति के विरोध में भी हुए। उसी तरह एक दूसरा केस स्टडी दिया जाता है बोलीविया का जल युद्ध। इसमें क्या हुआ था, जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलीविया में पानी लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ यहाँ पर एक संघर्ष किया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जो जीवंतता है उससे जन संघर्ष का एक अंदरूनी रिश्ता है। प्रॉब्लम ये हुई थी कि बोलीविया जो एक लैटिन अमेरिका का गरीब देश है, विश्व बैंक ने यहाँ पर सरकार पर दबाव डाला तो उसकी नगर पालिका द्वारा जो जल आपूर्ति की जा रही है उससे अपना नियंत्रण छोड़ दें। सरकार ने नहीं, चूंकि विश्व बैंक का दबाव था, तो सरकार ने जलापूर्ति पर से नियंत्रण छोड़ दिया। और ये जो है जलापूर्ति की जो जिम्मेदारी दी गई एक मल्टीनेशनल कंपनी को, एमएनसी को दे दी गई। अब जब मल्टीनेशनल कंपनी ने यह जिम्मेदारी संभाली, तो उससे हुआ ये कि मल्टीनेशनल कंपनी की जिम्मेदारी संभालते ही यहाँ पर पानी के दाव में बहुत ज्यादा जो है 4 गुना इजाफा हो जाता है। अब भाई, पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की, और पानी जिस तरह से हमारे गांधी जी ने नमक के लिए संघर्ष किया था, उसी तरह जैसा नमक एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसी तरह पानी भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि एक न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जनता द्वारा जल के लिए संघर्ष किया गया। ठीक है, अब लोकतंत्र और जन संघर्ष का क्या संबंध है यहाँ पर ये देखते हैं। यहाँ पर बोलीविया का जो जन संघर्ष था वह सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था। वहीं नेपाल में जो आंदोलन चला उसने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी, भाई शासन किस प्रकार से चलेगा, लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक, उसने यह तय किया। वहीं बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था वो किस लिए हुआ था, सरकार की एक नीति के खिलाफ हुआ था। इन दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हो जाती है और जन समर्थन का जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति है उसने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। लोकतंत्र का जो जनसंघर्ष के लिए जरिए लोकतंत्र जो है जनसंघर्ष के जरिए ही विकास होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का जो आधार रहता है वह राजनीतिक संगठन होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जैसे कोई भी देश होगा, यदि सरकार है तो उसका विपक्ष भी होगा। तो सरकार ने यदि कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय के अगेंस्ट में कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, और जिसका समर्थन जो है कौन लोग करेंगे, जो विपक्ष में लोग हैं सरकार में, वह लोग समर्थन करते हैं ज्यादातर। तो इस तरह से
किसी भी प्रकार का यदि जन संघर्ष होता है या जनता लामबंद होती है, तो उसके लिए जो आधार क्या होता है वहां पर उनकी भूमिका किसकी, राजनीतिक संगठनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नेपाल में अनियतकाल हड़ताल का आह्वान 7 दलों के संगठन द्वारा किया गया था। 7 दलों का जो संगठन था वह एसपीए था। उसी तरह जो जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था, यहाँ पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया था, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास भी नहीं था। आप देख सकते हैं एक राजा के अगेंस्ट जब जनता उतर आई है सड़कों पर, तो उसका समर्थन करने वाले दल भी हैं, और जो राजा का समर्थन करने वाले दल हैं वह भी कहीं ना कहीं इस पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। जैसे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास भी नहीं करती थी, उसने भी जनता का संघर्ष को समर्थन दिया था। वहीं नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा और भी अनेक संगठन थे। कई एनजीओ रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे संगठन जो होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, व्यापारिक संगठन भी होते हैं, इस तरह के संगठन बहुत यहाँ पर शामिल होते हैं। उसी तरह बोलीविया में जब पानी का निजीकरण के खिलाफ संघर्ष हुआ, तो वहां पर भी राजनीतिक दल, केवल राजनीतिक दल नहीं थे, इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था पेडेकोर नामक संगठन ने किया था। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि केवल राजनीतिक संगठन यहाँ पर समर्थन नहीं देते, और भी कई संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वह आर्थिक हो या फिर राजनीतिक, सभी प्रकार के जितने संगठन है वह अपने अपने स्तर पर जन संघर्ष को समर्थन देते हैं। इन दोनों उदाहरणों से हम यह समझ सकते हैं कि ये जो संगठन होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्रत्यक्ष भागीदारी, वह चाहते हैं कि हम शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाएं। दूसरा होते हैं अप्रत्यक्ष भागीदारी निभाने वाले। भाई होता है कि भाई सरकार के गवर्नमेंट में वह डायरेक्टली यहाँ पर भागीदार नहीं बनना चाहती, वह पीछे के डोर से, बैक डोर से यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। और कुछ लोग होते हैं कि भाई डायरेक्ट सरकार के साथ ही, या फिर यूं कहें कि हम ये संगठन बन गया और बड़े लेवल पर जब इसका प्रचार प्रसार हो गया, तो वह अगले साल जब चुनाव होगा, अगले चुनाव जब होंगे तो वह चुनाव भी लड़ने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्यक्ष भागीदारी क्या होते हैं, इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है, वह सरकार भी बना सकते हैं। अप्रत्यक्ष भागीदारी में ये होते हैं हित समूह या दबाव समूह। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए भी अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं, और ऐसे समूहों को क्या कहा जाता है, आंदोलन कहा जाता है। यहाँ तक हमने देखा संगठनों के बारे में। अब हम देखते हैं दबाव समूह और आंदोलन क्या है, किस तरह से ये दोनों आपस में लिंक हैं या क्या अंतर है इनमें। बतौर संगठन की बात करूं तो दबाव समूह क्या करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने या उसमें हिस्सेदारी करने का उनका लक्ष्य नहीं होता है सत्ता में। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे के लोग हों, उनका हित एक ही हो, आकांक्षा या मत के लोग, एक ही मत के लोग जब समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं, तब दबाव समूह का निर्माण होता है। वहीं दबाव समूह के विपरीत यदि हम आंदोलन की बात करें, तो यहाँ पर संगठन कोई ढीला है। आंदोलनों में फैसले जो है अनौपचारिक ढंग से लिए जाएंगे, और फैसले इनके लचीले भी होते हैं। यहाँ पर जो आंदोलन है वह जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर करता है। दबाव समूह सुनियोजित ढंग से काम करते हैं। आई बस वहीं आंदोलन क्या होता है, यहाँ पर सुनियोजित ढंग से काम नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं वर्ग विशेष का जो हित समूह या दबाव समूह है, और जन सामान्य के दबाव समूह। अब दबाव समूह भी बहुत तरीके के होते हैं। दबाव समूह समाज के किसी खास हिस्से के बारे में बात करेंगे, या समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहेंगे, जैसे मजदूर संगठन। अब मजदूर संगठन केवल और केवल मजदूरों के हित में काम करेगा। व्यवसायिक संगठन व्यापारियों के हित में काम करेगा। पेशेवरों का यदि कोई संगठन है तो वह उन पेशेवर लोगों के खिलाफ उनके सपोर्ट में काम करेगा। ठीक है, ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार क्या होता है, पूरे समाज का नहीं होता। उनका उद्देश्य केवल और केवल जो उनके सदस्य हैं उनकी कल्याण करना, उनके लिए हित में काम करना होता है। कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो समाज के किसी एक तबके के हितों के प्रतिनिधित्व नहीं करते, वह सभी के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पर्यावरण से संबंधित यदि कोई समूह है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए यदि कोई समूह बना हुआ है, तो वह क्या होगा,
सभी के हितों के लिए काम कर रहा है। सभी को पता है कि भाई पर्यावरण सभी के लिए संरक्षण करना बहुत आवश्यक है सभी के लिए। ऐसा तो नहीं कि भाई कोई किसी वर्ग विशेष के लिए ही आवश्यक हो। तो पर्यावरण हो गया या महिला सशक्तिकरण से संबंधित या महिला सुरक्षाओं से संबंधित जो संगठन है, वह किसी एक वर्ग विशेष के साथ-साथ सभी सामान्य हितों के लिए यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आंदोलनकारी समूह की बात करें तो ये किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। यदि कोई आंदोलन हो रहा है तो उनकी मांग भी होगी और उनका एक ही लक्ष्य होगा, उसको पाना चाहते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात है, हम सभी जानते हैं, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर विरोध किस बात का था? सरदार सरोवर बांध का, क्योंकि इस बांध के कारण कई लोग विस्थापित हो गए थे। अब यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ और इसका उद्देश्य था बांध को बनने से रोकना। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व क्या होता है? बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी बड़ा होता है। लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। ऐसे आंदोलन जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं, पर्यावरण का आंदोलन या महिला आंदोलन, ये लंबे समय तक चलते हैं। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर किस प्रकार से असर डालते हैं, यहाँ पर इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। दबाव समूह और आंदोलन जो है अपने लक्ष्य और गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन जुटाते हैं और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब अक्सर देखा होगा हड़ताल के माध्यम से या सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के माध्यम से इस प्रकार के उपायों का सहारा लिया जाता है। दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों में भी भाग लेते हैं, आधिकारिक निकायों में शिरकत करते हैं और इस प्रकार से वह आंतरिक रूप से भी क्या करते हैं? सरकार की फैसलों पर प्रभाव डालते हैं। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं। कभी कभी आंदोलन जो है राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं, जैसे असम गण परिषद जो थी नॉर्थ ईस्ट में, आज के समय में वह, और इस तरह से जो असम एआईडीएमके हो गया, डीएमके हो गया, ये जो पार्टियां बन गई हैं असम गण परिषद, ये असम आंदोलन जब हुआ था, अब जब हम नॉर्थ ईस्ट में बात करेंगे, जो हमारा सीए वगैरह है, इसको लेकर हम जब बात करेंगे तब बताएंगे असम गण परिषद के इतिहास के बारे में। तो असम आंदोलन जब हुआ था उस समय ये एक छोटे से संगठन के रूप में आया था, परंतु वर्तमान में यह राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया है इसने। उसी तरह हम देखते हैं दक्षिण में जो डीएमके तमिलनाडु में और एआईडीएमके पार्टियां हैं, सामाजिक सुधार के लिए इन संगठनों का गठन हुआ था, परंतु आज के समय में ये क्या बन गई? राजनीतिक पार्टियां बन चुकी हैं। क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? तो बहुत जरूरी आवश्यक है इस चीज को समझना। कई बार क्या होता है, दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र कोई अहितकर गतिविधि नहीं है, बशर्ते इसका अवसर क्या हो? सबको प्राप्त हो। जन साधारण के हित समूह और आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की जरूरत और सरोकार इस सरकार को अवगत कराते हैं। भाई हम सब जानते हैं दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह है, सरकार के समक्ष अपनी मांग रखते हैं, जिससे पता चलता है कि सरकार को कि जनता आखिर डिमांड क्या है, डिमांड क्या कर रही है, नागरिकों की जरूरत क्या है, किस तरह की नीतियों का निर्माण करना चाहिए, किस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए। तो एक सार्वजनिक जो जनता है उसकी डिमांड क्या है, ये भी सरकार को पता चलता है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती ही हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मूल अधिकारों के अंतर्गत जो हमारा आर्टिकल 19 है, उसमें हमको संघ या संगठन बनाने का अधिकार है, तो ये सभी को प्राप्त है। ठीक है? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं, सरकार को यह अवगत कराते हैं कि जनता की डिमांड क्या है, साथ ही साथ वर्ग विशेष हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे सामाजिक सुधार के लिए या शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, वृद्ध जनों की मदद करने के लिए। तो इस प्रकार के जो संगठन होते हैं, काफी कुछ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सुधार के लिए भी ये काफी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर जो हमारा आज का जो चैप्टर था वह संगठन को लेके था, आंदोलन को लेके था, दबाव समूह के बारे में भी हमने इसमें समझा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा पूरा चैप्टर जो था इसको हमने कंक्लूड करने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लोग डिलाइट आईएएस की यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है।
थैंक यू वेरी मच।